नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव में बहुत कुछ खास है। हाँ, आज 23 मार्च 2026 है और आज हमारे पास जो भी सोर्सेज और स्टडी नोट्स हैं ना, हमारा मकसद सिर्फ उनके फैक्ट्स को रटना नहीं है। राइट, रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। एग्जैक्टली हम हर खबर की गहराई में जाकर उसके क्यों और कैसे को डिकोड करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जाए तो वो छूटे नहीं। और आज के इन सोर्सेस का विश्लेषण करते हुए ना, मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हम इतिहास के एक सर्वोच्च बलिदान से चर्चा शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आज का भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में अपनी जगह पक्की कर रहा है। ओह, तो आजादी की लड़ाई से लेकर डिजिटल डोमेन तक। हाँ, ये पूरी टाइमलाइन आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसी टाइमलाइन के सबसे महत्वपूर्ण पन्ने से शुरुआत करते हैं। 23 मार्च का ऐतिहासिक महत्व हम सभी जानते हैं कि आज शहीद दिवस है। बिल्कुल, भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन। 1931 में आज ही के दिन लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लेकिन जब मैं आज के स्टडी नोट्स देख रहा था तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप दिखाई दिया। हाँ, वो 30 जनवरी वाला ट्रैप है ना। एग्जैक्टली अक्सर जब एग्जाम में पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो ऑप्शंस में 23 मार्च के साथ साथ 30 जनवरी भी दिया होता है। ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक है जो पेपर सेट करने वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और उस दिन को भी राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। राइट। जबकि 23 मार्च विशेष रूप से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को समर्पित है। तो परीक्षा में प्रश्न की भाषा क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, दोनों तिथियों का ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल अलग है। कैंडिडेट्स को यहाँ अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल। और एक और घटना है जिसका जिक्र सोर्सेज में है। 8 अप्रैल 1929 की घटना, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। हाँ, वो कोई आम धमाका नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना था ही नहीं। वो बम तो बस एक अलार्म बेल था। एक अलार्म बेल। हाँ, मतलब एक गहरी नींद में सोई हुई बहरी ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। उनका मकसद भागना नहीं था, बल्कि अपनी गिरफ्तारी देकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे को पूरे देश की आवाज बनाना था। बहुत सही एनालॉजी है ये। लेकिन सोर्सेज में एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन भी है। कॉन्ट्रडिक्शन? कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? तो सही डेटा क्या है? देखिए, इस तरह के डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स ही तय करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ठोस है। अगर हम बेसिक क्रोनोलॉजी को देखें तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर में हुआ था। 1907, ठीक है। तो इसके आधार पे 1931 में उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष और कुछ महीने होती है। मतलब जो स्लाइड का डेटा है वो ज्यादा सटीक है। बिल्कुल। और जब भी आप इस तरह के ऐतिहासिक तथ्य पढ़ें ना, तो उस व्यक्तित्व से जुड़े संगठनों को भी ट्रेस करें। जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। एग्जैक्टली। और नौजवान भारत सभा, इन पर सीधे सवाल बनते हैं कि इनकी स्थापना किसने और कब की। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। अब 23 मार्च के इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो की तरफ मुड़ें। हाँ, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राइट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। 23 मार्च 1950 को WMO का कन्वेंशन लागू हुआ था और इस साल 2026 की इसकी थीम है ऑब्जर्विंग टुडे, प्रोटेक्टिंग टुमारो। आपको पता है, इस थीम को अगर आप 1931 के संदर्भ से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। वो कैसे? उस समय के युवाओं ने अपने आज का बलिदान दिया ताकि वो आजाद भारत के कल को प्रोटेक्ट कर सके। वाह, ये तो बहुत ही सटीक कनेक्शन है ना? और आज के समय में खतरे बदल गए हैं। आज भारत जैसे देश को किसी विदेशी शासन से नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, बाढ़ और सूखे से अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन ये जो ऑब्जर्विंग वाला हिस्सा है, ये काम कैसे करता है? मतलब क्या हम सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही टेक्निकल है। WMO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, वो दुनिया भर के सैटेलाइट्स, ओशन बॉयज और रडार्स का एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क चलाता है। अच्छा, एक ग्लोबल नेटवर्क। हाँ, क्योंकि मौसम किसी देश की राजनीतिक सीमा तो मानता नहीं है। अगर बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात बन रहा है तो उसकी सटीक जानकारी और डेटा शेयरिंग से ही तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। एग्जैक्टली। मछुआरों और किसानों के लिए ये लाइफलाइन है।
भारत की कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, तो ये दिन हमारी इकोनॉमी की धड़कन से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तो आसमान और मौसम से सुरक्षा की बात के बाद अब जमीन पर आते हैं। चलिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाद ये देखना भी दिलचस्प है कि राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर क्या कर रही हैं। हाँ, स्टेट इनिशिएटिव्स पर अक्सर सवाल आते हैं। राइट। हमारे पास तेलंगाना सरकार की एक नई पहल का डेटा है, इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना। इस योजना के तहत 1.15 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा और हर परिवार को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और यहाँ इंद्रम्मा शब्द तेलुगु में एक सम्मानित महिला के लिए प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है कि ये योजना मुख्य रूप से महिला केंद्रित है। बिल्कुल। और देखिए, जब हम इस तरह की स्टेट वेलफेयर स्कीम्स को पढ़ते हैं ना, हाँ, तो उन्हें सिर्फ एक बजट के आंकड़े की तरह नहीं देखना चाहिए। तो किस तरह से देखना चाहिए? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। समाज के कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। राइट। अगर परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाता है। हाँ, ये तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये जो 5 लाख रुपए का कवर है ना, ये उस परिवार के लिए एक फाइनेंशियल कुशन का काम करता है। एक तरह का सेफ्टी नेट है। एग्जैक्टली। और एग्जाम के नजरिए से हमें तेलंगाना के बेसिक फैक्ट्स भी फिंगर टिप्स पर रखने चाहिए। बिल्कुल। जैसे राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है। और वहाँ के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैं और वर्तमान राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। परफेक्ट। ये स्टैटिक जीके हमेशा न्यूज के साथ कवर करना चाहिए। बिल्कुल। अब दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर। नॉर्थ ईस्ट, वहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मिजोरम में हाल ही में चापचर कुट नाम का त्योहार मनाया गया है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये एक वसंत उत्सव है, यानी स्प्रिंग फेस्टिवल, जो झूम खेती की तैयारी पूरी होने के बाद मनाया जाता है। राइट। अब मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? झूम खेती में तो जंगलों को काटा और जलाया जाता है ना, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो देखने में पर्यावरण के लिए नुकसानदायक लगता है। फिर जंगलों की सफाई करने के बाद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहाड़ी इलाकों के इकोलॉजिकल साइकिल को देखना होगा। अच्छा। झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में किसान एक जमीन पर कुछ समय खेती करते हैं और फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो जमीन बंजर नहीं हो जाती? नहीं, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जो जमीन खाली छोड़ी गई है वो प्राकृतिक रूप से अपनी उर्वरता यानी फर्टिलिटी वापस पा सके। मतलब उसे हील होने का टाइम दिया जाता है। एग्जैक्टली। और जो झाड़ियां जलाई जाती है ना, उसकी राख मिट्टी में मिलकर नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। अच्छा, तो ये एक तरह से जमीन को रीस्टार्ट करने का पारंपरिक तरीका है। एकदम सही। और ये काम बहुत ही श्रम साध्य है। हाँ, पहाड़ों पर पेड़ काटना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। पहाड़ों पर जमीन को खेती के लायक बनाना बहुत मेहनत का काम है। जब ये सबसे मुश्किल काम पूरा हो जाता है, तब किसान अपनी थकान मिटाने, वसंत ऋतु का स्वागत करने और अच्छी फसल की कामना के लिए ये चापचर कुट मनाते हैं। अब समझ आया। इसमें वो प्रसिद्ध बास नृत्य भी शामिल होता है ना? हाँ, चेराव डांस जिसे कहते हैं, वो इसी का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। इसके पीछे का कल्चरल और एग्रीकल्चरल लॉजिक अब एकदम क्लियर है। और मिजोरम के कल्चर सेक्शन में हमें मीमकुट और पॉलकुट जैसे अन्य त्योहारों को भी ध्यान में रखना है। राइट। कुट का मतलब ही मिजो भाषा में त्योहार होता है। और यहाँ का स्टैटिक जीके भी रिवाइज कर लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मुख्यमंत्री लालदुहोमा है। बिल्कुल। अब चूंकि हम खेती और एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सेगमेंट है अर्थव्यवस्था और कूटनीति, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी। हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ एक लोकल प्रैक्टिस नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। भारत ने म्यांमार के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात यानी इंपोर्ट समझौते को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। राइट। अब यहाँ फिर से एक उलझन है। क्या उलझन है? हम अक्सर पढ़ते हैं कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे हैं। बिल्कुल सही फैक्ट है। तो फिर हमें म्यांमार से दालें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? हम तो खुद सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसका जवाब भारत के जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक ढांचे में छिपा है। वो कैसे? ये सही है कि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता भी तो हैं। ओह हाँ, हमारी पॉपुलेशन।
भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है, जिसके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें ही हैं। राइट, घर घर में रोज दाल बनती है। बिल्कुल। हमारी घरेलू मांग इतनी ज्यादा है कि कई बार मौसम की मार या कम बारिश की वजह से जब हमारा अपना उत्पादन थोड़ा भी गिरता है तो सप्लाई चेन में भारी कमी आ जाती है। एग्जैक्टली। और जैसे ही सप्लाई कम होती है, बाजार में दालों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जो सीधे तौर पर महंगाई बढ़ाता है। यही इसका मुख्य कारण है। इस महंगाई को कंट्रोल करने और फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार म्यांमार जैसे देशों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करती है। अच्छा, ताकि अगर भारत में फसल खराब भी हो तो हमारे पास एक गारंटीड बैकअप सप्लाई मौजूद रहे। बिल्कुल। और कूटनीतिक रूप से देखें तो ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही व्यावहारिक हिस्सा है। ये सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का गेल बहुत ही जटिल है। बहुत ज्यादा। और इसी लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। भारत सरकार ने रिलीफ नाम की एक योजना शुरू की है। रिलीफ? इसका बजट कितना है? इसका बजट 497 करोड़ रुपए है। अगर मैं इसके फुल फॉर्म को डिकोड करूं तो ये है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। नाम तो काफी भारी भरकम है। बहुत भारी है, लेकिन अगर मैं इसका सीधा अर्थ निकालूं तो ये वैश्विक झटकों से बचने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। शॉक एब्जॉर्बर? हाँ, खासकर हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो छोटे निर्यातक हैं। शॉक एब्जॉर्बर एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है, लेकिन ये झटके आ कहां से रहे हैं ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी भूराजनीतिक तनाव चल रहे हैं, उसका सीधा असर ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर पड़ रहा है। हाँ, लाल सागर वाला जो इशू चल रहा है। राइट। जहाजों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शिपिंग कंटेनर्स का किराया और इंश्योरेंस प्रीमियम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और भारत के जो छोटे निर्यातक हैं एमएसएमई, वो इस बढ़ी हुई लागत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही इस योजना का मुख्य आधार है। मतलब बड़ी कंपनियां तो इन झटकों को किसी तरह झेल सकती हैं, लेकिन छोटे निर्यातकों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। राइट। अगर लागत बढ़ेगी तो वो ग्लोबल मार्केट में चीन या वियतनाम के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तो सरकार इस 497 करोड़ रुपए के फंड से उन्हें लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉस्ट में सपोर्ट दे रही है। बिल्कुल। अगर हमें 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें अपने इन छोटे निर्यातकों को ऐसे वैश्विक झटकों से बचाना ही होगा। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। अर्थव्यवस्था और निर्यात की इस मजबूत तस्वीर के बाद अब बात करते हैं भारत के उस प्रभाव की जो दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट। हाँ, हम सिर्फ अपना सामान ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जीवन शैली और अपनी तकनीकी क्षमता से भी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नया अभियान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, योग 365। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। अभी तक हम 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं, जो कि 2015 से चल रहा है ना? हाँ, और जिसे 177 देशों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन ये योग 365 का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लग रहा है। कैसे अलग लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसे एक एनुअल फेस्टिवल के दायरे से बाहर निकालकर हमारी डेली डाइट का हिस्सा बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली। इस अभियान का पूरा फोकस ही बिहेवियरल चेंज पर है। मतलब एक दिन पार्कों में जाकर योग करना और फिर पूरे साल उसे भूल जाना। आयुष मंत्रालय इस अप्रोच को बदलना चाहता है। ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, ये योग को एक वन डे इवेंट से एक मास मूवमेंट में बदलने की पहल है। इसमें साल के 365 दिन हर दिन योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ये तो हो गई कल्चरल फुटप्रिंट की बात। और वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने का एक और बहुत ही शानदार मामला सामने आया है, वो डिजिटल सिक्योरिटी वाला। हाँ, लंदन के प्रतिष्ठित सेंट्रल बैंकिंग ने भारतीय रिजर्व बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। ये बहुत बड़ा सम्मान है आरबीआई के लिए। और ये अवार्ड ऐसी ही किसी सामान्य काम के लिए नहीं, बल्कि भारत के .bank.in इंटरनेट डोमेन इनिशिएटिव के लिए दिया गया है। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे कैंडिडेट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? आप देखिए, आज के समय में फिशिंग अटैक्स बहुत आम हो गए हैं। हाँ, लिंक्स आते रहते हैं फोन पे। राइट। आपके फोन पर एक लिंक आता है जो बिल्कुल आपके बैंक की वेबसाइट जैसा दिखता है। ये जो फर्जी या लुक-अलाइक वेबसाइट्स होती हैं, ये आम नागरिक को बहुत आसानी से धोखा दे देती हैं। तो ये नया डोमेन इस धोखे को कैसे रोकेगा? देखिए, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है
जिसने ये अनिवार्य कर दिया है कि बैंकिंग सिस्टम के लिए एक एक्सक्लूसिव डोमेन .bank.in ही इस्तेमाल होगा। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी आम व्यक्ति, हैकर या कोई प्राइवेट संस्था ये डोमेन खरीद ही नहीं सकती। ओह, मतलब ये पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये केवल उन्हीं बैंकों को मिलेगा जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड हैं। मतलब ये एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया। अगर मैं किसी बैंक की वेबसाइट खोल रहा हूं और उसके एड्रेस बार में .bank.in लिखा है, तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि वो असली वेबसाइट है। मुझे यकीन हो सकता है कि ये कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है। ये तो बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक डिजिटल बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है। बहुत सही कहा आपने। ये एक ऐसा कदम है जिसने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि ये तकनीकी स्तर पर फ्रॉड को जड़ से खत्म करने का एक शानदार मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए यहाँ आरबीआई का स्टैटिक जीके भी रिवाइज कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो मस्ट है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा हैं। परफेक्ट। अब वैश्विक मंच पर भारतीयों का दबदबा यहीं खत्म नहीं होता। सोर्सेज में 2 और अचीवमेंट्स का उल्लेख है जिन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए। वो कौन से? पहली, बंगाली और भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके में विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अरे वाह! और दूसरी खबर खेल जगत से है, जहां भारत के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश का स्पोर्ट्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही नियुक्तियां और सम्मान इस बात का सबूत है कि भारतीय टैलेंट अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है। बिल्कुल। और जब हम भारतीय टैलेंट और अर्थव्यवस्था के भविष्य की बात कर रहे हैं ना, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना होगा। हाँ, वहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्ति की खबर है। कृष्ण कुमार ठाकुर को एनएमडीसी लिमिटेड में डायरेक्टर पर्सनल नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राइट। एनएमडीसी हैदराबाद में स्थित एक नवरत्न पीएसयू है और भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क यानी आयरन और उत्पादक कंपनी है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऐसी कंपनियों का कुशल नेतृत्व बहुत जरूरी है। इन वर्तमान अचीवर्स और लीडर्स के बाद अब नजर डालते हैं हमारे भविष्य के चैंपियंस पर। स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। हाँ, 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की घोषणा हो चुकी है। ये 8वां संस्करण होगा और इसका आयोजन माल्टा में किया जाएगा। माल्टा, आपको पता है माल्टा यूरोप का सबसे छोटा देश है जो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। अच्छा। हाँ, और इस आयोजन की खासियत यह है कि इसमें 14 से 18 वर्ष के एथलीट हिस्सा लेते हैं। कुल 74 देश इसमें भाग लेंगे और करीब 1150 युवा एथलीट्स अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। क्या इन खेलों में कोई नए स्पोर्ट्स भी शामिल किए जा रहे हैं इस बार? हाँ, इस बार के यूथ गेम्स में पहली बार सेलिंग और वाटर पोलो को खेल कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत ने भी 2008 में पुणे में इन कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को सफलतापूर्वक होस्ट किया था। राइट। ये फैक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। ये इवेंट भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट को तैयार करने का एक बहुत बड़ा मंच है। बिल्कुल है। अब हम अपने इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, जहां हम एक लेजेंड को विदाई दे रहे हैं। ऑबिचुअरी सेक्शन। हाँ, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्ट्स चैंपियन चक नॉरिस का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एक्शन सिनेमा और पॉप कल्चर में उनका योगदान बहुत बड़ा था। उनका आइकॉनिक शो वॉकर टेक्सास रेंजर की लोकप्रियता पूरी दुनिया में थी। लेकिन मेरे लिए उनका सबसे यादगार पल वो था जब वो 1972 में आई क्लासिक फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन में ब्रूस ली के सामने खड़े हुए थे। ओह हाँ, वो सीन तो लेजेंडरी है। उस फिल्म का वो फाइट सीक्वेंस सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। चक नॉरिस के निधन की खबर को पढ़ते हुए मैं सभी कैंडिडेट्स को एक एग्जाम टिप जरूर देना चाहूंगी। हाँ प्लीज। जब भी आप ऑबिचुअरी या निधन का सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ उस व्यक्ति का पेशा याद रखना काफी नहीं है, आपको उनकी स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। राइट। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चक नॉरिस किस विशेष मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे। अच्छा, तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है टैंग सू दो। कैंग सू दो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो स्लाइड में विशेष रूप से हाईलाइट की गई है,
उनका निधन 19 मार्च 2026 को हुआ है। तो उसे आज की तारीख यानी 23 मार्च से कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जैक्टली MCQ सॉल्व करते वक्त ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में हमने तथ्यों का एक बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक सफर तय किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमने जाना कि कैसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस सिर्फ आसमान को नहीं बल्कि हमारे किसानों की फसलों को सुरक्षित कर रहा है। हमने मिजोरम के जंगलों को रीस्टार्ट करने वाली झूम खेती को समझा, म्यांमार की दालों से अपनी फूड सिक्योरिटी को परखा, और ये भी देखा कि कैसे .bank.in डोमेन हमारे डिजिटल स्पेस को अभेद्य बना रहा है। इसी नए दृष्टिकोण और ऊर्जा के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। कल 24 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स मिस मत करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें।